अध्याय 21 क्रिस्टल की चुप्पी नहीं, जवाबी चोट। ल्यूक ने अपने बॉस के पास रखी बंदूक की ओर एक नज़र डाली और होंठ भींच लिए, हंसने की हिम्मत नहीं हुई। एक ठंडी और कठोर शक्ल वाला यमराज हेरोल्ड जब एक छोटी लड़की को प्यारेपन से मनाने की कोशिश कर रहा था तो वो वाकई में मजाकिया लग रहा था। क्या सभी मर्द ऐसे ही अपनी औरत को मनाते हैं? हेरोल्ड के पास अभी भी कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए दोपहर के खाने के बाद उसे जाना पड़ा। जाने से पहले उसने फिर से क्रिस्टल के नर्म गाल को हल्के से खींचा। वहां जाना और मेरी अर्थी के पास बैठकर पहरा देना बोरिंग होगा। तुम्हें इजाज़त है कि घर पर रहो और सो जाओ। लेकिन अगर मैं नहीं गई तो मिसेस फ्रीडा मुझे फिर डांटेगी, शायद मार भी पड़ जाए। क्रिस्टल ने अपनी प्यारी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। औरतें इतनी गुस्सैल क्यों होती हैं? हेरोल्ड ने उसकी माथे पर उंगली से हल्का सा ठोका। तुम भी तो औरत हो, उससे भी ज्यादा तेज बनो ना। तुम तो वैसे भी काफी हिम्मती हो। मैंने सुना है तुम अपनी दादी को इतना चिढ़ाती हो कि वो बेहोश हो जाती हैं। क्रिस्टल चुप हो गई, कुछ कह नहीं पाई। इसी दौरान एक नौकर हेरोल्ड के चमड़े के दस्ताने ले आया। हेरोल्ड ने उन्हें धीरे धीरे पहना। दस्ताने पहनते हुए उसकी उंगलियां और भी लंबी और सख्त दिख रही थीं। उसने अपनी उंगलियां कुछ बार मरोड़ी और खोली। उनमें ऐसा लग रहा था मानो जान लेने की ताकत भरी हो, और इन्हीं हाथों से उसने अभी अभी क्रिस्टल के चेहरे को छुआ था। डरने की जरूरत नहीं, मैं वाइट परिवार का मुखिया हूँ। अगर मैं मर भी गया तो भी तुम इस घर की पहली महिला रहोगी। तुम मिसेस वाइट हो, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, समझी? क्रिस्टल शायद पूरी बात नहीं समझी, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। मतलब, मैं बहुत ताकतवर इंसान हूँ। बिल्कुल, हेरोल्ड ने कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें इसलिए शादी की ताकि तुम मेरी अर्थी की रखवाली कर सको? क्रिस्टल ने एकदम से आत्मविश्वास से भरकर कहा। मेरे रात के खाने में 8 पकवान तैयार करना। उद्धरण चिन्ह डॉट। हेरोल्ड ने हल्के से नाक से हंसी उड़ाई। ठीक है। फिर वह चला गया। क्रिस्टल उठी और उसे मुस्कुराते हुए विदा करने लगी। अलविदा मास्टर वाइट, मैं आपकी याद करूंगी। हेरोल्ड ने चलते चलते हाथ ऊपर उठाया, बिना पीछे देखे, जैसे कह रहा हो समझ गया। लेकिन जब वो मोड़ पर पहुंचा तो पीछे मुड़कर देख ही लिया। क्रिस्टल आंगन में खड़ी थी, उसके कंधों पर धूप पड़ रही थी और वो एक मासूम परी की तरह लग रही थी। उस पल हेरोल्ड को पहली बार समझ में आया, किसी के इंतजार में होने का एहसास क्या होता है। वो बस एक शांत और गर्माहट भरा सुख था। दोपहर के 3 बजे और भी मेहमान आने लगे। हेरोल्ड की बात मानते हुए क्रिस्टल अब घुटनों के बल नहीं बैठी। नौकरों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। बस डेलिया, जो फ्रीडा की खास सेविका थी, उसे डांटने आई। मिस इवांस, ये शोक समय है, तुम घुटनों के बल क्यों नहीं बैठी? थक गई हूँ, अब और नहीं बैठ सकती, क्रिस्टल ने साफ और सीधी आवाज में जवाब दिया। डेलिया ने क्रिस्टल को दबे स्वर में फटकारा। तुम अभी अभी इस वाइट परिवार की नई बहू बनी हो। यह कोई जगह नहीं है जहां तुम अपनी मर्जी चला सको। क्रिस्टल ने उसकी ओर तेज नजरों से देखा और धीरे धीरे पास आई। डेलिया को उसकी नजरें असहज करने लगीं। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्रिस्टल ने शांत स्वर में पूछा। तुम हो कौन? डेलिया ने अपनी थोड़ी ऊंची की। मैं मिसेस फ्रीडा की स्टाफ हूँ। क्रिस्टल ने सिर हिलाया। मतलब तुम एक नौकरानी हो? इस घर में तुम मेरी भी नौकर हो। मैं मिसेस फ्रीडा की नौकर हूँ। मैं औरों से अलग हूँ। डेलिया को कभी अपने आप को एक सामान्य नौकरानी नहीं माना था, क्योंकि वो फ्रीडा की खासम खास थी। क्रिस्टल ने फिर पूछा, तो फिर बताओ, मैं कौन हूँ? डेलिया ने कुछ ताना मारने वाले लहजे में कहा। जाहिर है, तुम मास्टर वाइट की पत्नी हो। क्रिस्टल मुस्कराई। अच्छा है कि तुम्हें मालूम है, तो मैं मालकिन हूँ और तुम एक नौकर। तुम्हें मुझे डांटने का क्या हक है? क्या मेरी आंटी अपने स्टाफ को ऐसे ही सिखाती है? मैं गांव में रही हूँ, लेकिन वहां भी ऐसा बर्ताव नहीं देखा। डेलिया हक्का बक्का रह गई। बाकी नौकर भी साइड में चुपचाप खड़े थे। वे जानते थे, नौकर मालिकों को नहीं डांट सकते। डेलिया सिर्फ अपनी मालकिन की ताकत के सहारे दूसरों को डराती थी। मिस इवांस, तुम भी कम नहीं हो। मैं इस वाइट परिवार में सालों से हूँ, आज तक मालिक ने भी मुझे नहीं डांटा, और तुमने तो चंद दिनों में ही मुझे पलट दिया। डेलिया ने गुस्से में पैर पटके। क्रिस्टल ने गहरी सांस ली। मिस डेलिया, मैं बहुत छोटी सोच वाली हूँ। जिसने मुझे सताया, मैं उसे कभी नहीं छोड़ती। अध्याय 22। डेलिया क्या कर सकती थी? आखिरकार वो लड़की ही मालिक थी। मैडम, मैंने आपको डराया तो नहीं, है ना? क्रिस्टल अपनी सीट पर वापस गई और अपने शरारती छोटेपन को दिखाया। आप तो बस एक नौकरानी हैं, और आपने इतने सारे लोगों के सामने मुझसे बहस की। साफ तौर पर
आप मुझे डराना चाहती हैं। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। डेलिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये शोक का समय है। मैं तो बस आपको नियमों के अनुसार काम करने के लिए कह रही थी। इसमें मेरी क्या गलती है? क्रिस्टल ने अपना हाथ अपने छोटे से दिल पर रखा। आप इतनी जोर से बोल रही हैं। साफ है, आप मुझे धमका रही हैं। डेलिया इतनी नाराज हो गई कि वो एक छोटी सी लड़की से भी नहीं जीत पाई। तुम, अच्छा ठीक है, क्रिस्टल ने हाथ हिलाया। मैं नाराज नहीं हूँ। आखिर आप इतनी बड़ी हैं कि मेरी माँ हो सकती हैं। गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और फिर आपको दवाई खानी पड़ेगी। यह अच्छा नहीं है। डेलिया को होश में आने में थोड़ी देर लगी। तुम अब नाराज नहीं हो? इसका मतलब क्या है? साफ है कि तुम, क्रिस्टल ने उसे बीच में टोकते हुए दयालु भाव से कहा, ठीक है, यहाँ सब मेहमान हैं। आप अब क्या कर रही हैं? अगर लोग देखें कि वाइट परिवार के नौकर मालिक से बहस कर रहे हैं, तो क्या वो हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे? मेरी बात मानिए और जाकर थोड़ा पानी पीजिए ताकि आप शांत हो सके। नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आप बेहोश हो जाएंगी। यहाँ तो हम अंतिम संस्कार में व्यस्त हैं। किसी के पास आपको संभालने का समय नहीं है। डेलिया बोल ही नहीं पाई, जैसे उसकी आवाज़ ही चली गई हो। क्रिस्टल तब तक बाहर मेहमानों का स्वागत करने चली गई थी। डेलिया ने गुस्से में दांत पीसे और धीरे से बड़बड़ाई, ये छोटी चुड़ैल सच में बहुत चालाक है। मैडम डेलिया, अब हम क्या करें? ये लड़की आसानी से नहीं झुकेगी और मिसेज वाइट ने हमें उसे तंग करने को कहा था, एक और नौकरानी ने कहा। मुझसे पूछ रही हो? मुझे क्या पता? क्या तुम चाहती हो कि मैं उसके सामने मेहमानों के बीच शर्मिंदा हो जाऊं? डेलिया भड़क उठी। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। डेलिया इतनी समझदार थी कि जानती थी, अगर अब वो हंगामा करती तो सबसे पहले वही फंसती। मिसेस वाइट अभी क्या कर रही हैं? डेलिया ने पूछा। यंग मास्टर ने जमकर पार्टी की और कुछ औरतों को घर ले आया। मिसेस वाइट बहुत गुस्से में थी और उन्होंने उसे डांट लगाई। लगता है अब वो अपने बेटे के लिए माफ़ी मांग रही होंगी। साइरल वाइट परिवार का सबसे निकम्मा लड़का था। वो हर जगह मुसीबत खड़ी करता। जब हैरोल्ड जिंदा थे तब भी वो औरतें घर लाकर पार्टी करता था और लोग बातें बनाते थे। अब जब अंतिम संस्कार चल रहा है, ऐसे समय में उसने ये बेहुदा हरकत कैसे कर दी? इसलिए मिसेस वाइट इतनी चिंतित थी। डेलिया ने क्रिस्टल की पीठ की तरफ देखा और गहरी सांस ली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मिसेस वाइट को अभी यह सब नहीं पता। मैं इस चुड़ैल को फिलहाल छोड़ देती हूँ। अगर वे जाकर फ्रेडा को ये सब बताते तो डांट पक्की थी। वैसे भी भविष्य में इस लड़की क्रिस्टल से निपटने के कई मौके मिलेंगे। डेलिया ने नाक से फुकार मारी, तू तो जिंदगी भर मुसीबत में रहेगी, दुष्ट लड़की। क्रिस्टल हॉल में मेहमानों का स्वागत कर रही थी और अब वो थोड़ा सहज महसूस कर रही थी। जब वो ताबूत के पास घुटनों के बल बैठी थी, तब जो लोग उसे हिकारत से देखते थे, उसे याद करके उसका मन भारी हो गया। शाम हो गई थी और अब ज्यादा मेहमान नहीं आ रहे थे। वाइट परिवार के मुख्य भवन से एक स्टाफ आया और बोला, मैडम, मिसेज वाइट आपको बुला रही हैं। क्रिस्टल हैरान रह गई। मिसेज वाइट लगभग 80 साल की थी। जब से क्रिस्टल वाइट परिवार में आई थी, उसने उन्हें कभी नहीं देखा था। अगर वो बुजुर्ग औरत सगाई के लिए जिद न करती तो वो इस परिवार में शादी ही नहीं करती। वैसे उन्हें देख लेना अच्छा रहेगा। ठीक है, कृपया रास्ता दिखाए। क्रिस्टल ने सिर हिलाया और उस स्टाफ के साथ चल पड़ी। अध्याय 23 वाइट परिवार की सच्चाई। वाइट परिवार एक रजवाड़ा था जिसकी सैकड़ों साल पुरानी विरासत थी। परिवार के हर सदस्य में गरिमा थी। यहाँ तक कि मैडम वाइट की सेवा करने वाले कर्मचारी भी बहुत सावधान और सभ्य थे। ये देखकर क्रिस्टल समझ गई कि जब मैडम वाइट जवान रही होंगी तब वो एक बेहद सशक्त महिला रही होंगी। मुख्य हॉल तक पहुंचने पर स्टाफ दरवाजे के पास रुक गया और सिर झुकाकर बोला, मैडम, कृपया अंदर आइए। मैडम वाइट आपका इंतजार कर रही हैं। वो अंदर नहीं गया। हॉल में हर तरफ गुलाबी चंदन की पुरानी नक्काशीदार फर्नीचर रखी हुई थी जो किसी शाही वंश की प्रतीक लगती थी। शेल्फ पर रखी फूलदानों की जोड़ी नीले सफ़ेद चीनी मिट्टी की थी जो विश्व प्रसिद्ध चीनी पोर्सलीन का हिस्सा थी। यहाँ तक कि पर्दों के पीछे भी नक्काशीदार सेट लगे थे। इस हॉल की सजावट की कुल कीमत लगभग $2 मिलियन तक हो सकती थी। हॉल में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें क्रिस्टल ने पहले कभी नहीं देखा था। पूर्व की तरफ मुख्य कुर्सी पर एक शालीन दिखने वाली, चांदी जैसे बालों वाली बुजुर्ग महिला बैठी थी। उनके वस्त्र और आभूषण साधारण दिखते थे, लेकिन क्रिस्टल, जिसने चीन की दुर्लभ कढ़ाई सीखी थी, एक नज़र में समझ गई कि उनके कपड़ों पर जो डिज़ाइन था वो लगभग विलुप्त हो चुकी पारंपरिक कढ़ाई की कला से बना हुआ था।
ये बेहद दुर्लभ था और पैसा होने पर भी इसे खरीदना आसान नहीं था। मैडम व्हाइट की आंखों में कठोरता थी। वो दयालु नहीं लग रही थी। उन्होंने क्रिस्टल को देखकर मुस्कुराहट की जगह ठंडे स्वर में कहा, आ गई ये लड़की। डोरा भी वहां मौजूद थी। जब उसने क्रिस्टल को आते देखा तो बड़ी शालीनता से कहा, क्रिस्टल, यहाँ आकर बैठो। जैसे ही क्रिस्टल बैठी, बुजुर्ग महिला ने घृणा से उसे देखा और बेहद कठोर स्वर में कहा, डोरा, तुम तो बहुत भली हो। अगर भगवान की मर्जी होती तो तुम ही व्हाइट परिवार की बहू बनती। अगर हैरोल्ड जिंदा होते तो तुम दोनों एक सुंदर जोड़ी होते। मैं कभी भी किसी गांव की लड़की को इस परिवार में नहीं आने दूंगी। डोरा कुछ बोल ही नहीं पाई। मैडम के शब्दों के कई अर्थ थे। एक ओर उन्होंने डोरा की तारीफ की और दूसरी ओर ये भी जताया कि एवांस परिवार ने विवाह की व्यवस्था पूरी नहीं की। पहले उन्होंने डोरा को हैरोल्ड से शादी करने को कहा था, लेकिन फिर यह सोचकर कि वो विधवा बन जाएगी, उन्होंने उसकी जगह क्रिस्टल, उस लड़की को भेज दिया जिसे उन्होंने कभी पाला ही नहीं। मैडम व्हाइट, ऐसी बात कहना ठीक नहीं है। एंटनी, जिसे ये बूढ़ी औरत कभी पसंद नहीं आई थी, रुखाई से मुस्कराते हुए बोला, मास्टर व्हाइट सिटी डब्ल्यू के बहुत बड़े आदमी थे। मेरी बहन से उनका विवाह होना एक सौभाग्य होता, लेकिन अब वो नहीं रहे। ऐसे में मेरी बहन को इतनी कम उम्र में विधवा बनाना ठीक नहीं लगता। मैडम व्हाइट का चेहरा गुस्से से कड़ा हो गया। ये सगाई दोनों परिवारों की आपसी सहमति से तय हुई थी। तुम्हारी माँ ने खुद मंजूरी दी थी। जब उसकी स्वर्गीय माँ का जिक्र आया तो एंटनी और सीधा बोल पड़ा, ये बात सही है, लेकिन मेरी माँ उस वक्त क्रिस्टल को जन्म देने वाली थी, डोरा को नहीं। हमने अपनी बात के मुताबिक क्रिस्टल को ही आपके परिवार में भेजा। हमने वादा तोड़ा नहीं है। लगता है आपको भ्रम है, मैडम। उन दोनों के बीच बहस छिड़ गई। हॉल में बाकी लोग तो जैसे सांस तक नहीं ले पा रहे थे, कहीं कोई मुसीबत न हो जाए। मैडम व्हाइट जानती थी कि अब उनके पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए उनका स्वर और कड़ा हो गया। एंटनी, तुम्हें किसी चीज का डर नहीं है, लेकिन याद रखना, जल्द ही तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद, मैडम व्हाइट, एंटनी ने व्यंग्य से जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। मुझे और कुछ नहीं कहना। मैं आज केवल व्हाइट परिवार के बुजुर्गों को श्रद्धांजलि देने नहीं आया। मैं क्रिस्टल को अपने साथ घर वापस ले जाने आया हूं ताकि उसका नाम हमारे परिवार के वंशावली में दर्ज किया जा सके। मैडम व्हाइट ने क्रिस्टल को घृणा से देखा। ठीक है, हमारे परिवार को एवांस परिवार की बेटी चाहिए, कोई गांव की गवार नहीं। जब तक उसका नाम तुम्हारी वंशावली में दर्ज नहीं होता, मैं हैरोल्ड की शादी की व्यवस्था नहीं करूंगी। क्या, हैरोल्ड तो मर चुका था, तो अब उसकी शादी कैसे? क्रिस्टल को लगा था कि उसे यहाँ बुलाया गया है ताकि उससे सीधे बात हो। शुरू में सबकी बहस सुनना थोड़ा मज़ेदार लगा था, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था। हैरोल्ड का अंतिम संस्कार अभी पूरा भी नहीं हुआ था और ये लोग अब उसे मृत व्यक्ति से ब्याह देने की तैयारी कर रहे थे। अध्याय 24 सच और छल। उसे ले जाओ और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, मैडम व्हाइट ने जोर देकर कहा। एंटनी बिना किसी शिष्टाचार की परवाह किए मुड़कर चल पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे व्हाइट परिवार से सख्त नफरत हो। डोरा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि क्रिस्टल वहीं खड़ी है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था। वो तेजी से लौटकर आया और बोला, तुम वहां मूर्खों की तरह क्यों खड़ी हो? क्या तुम वंशावली में नाम नहीं चाहती? क्रिस्टल को बुरा लगा। तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो? किसने कहा तुमसे कि इतनी सुस्त हो जाओ? तुम्हें तो बस वक्त बर्बाद करना आता है। चलो जल्दी करो, हमें निकलना है। जल्दी करो, नहीं तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। डोरा पास आई और उसे समझाने लगी, एंटनी, इतनी चिड़चिड़ाहट ठीक नहीं है। एंटनी का धैर्य पहले ही जवाब दे चुका था। उसने क्रिस्टल का हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए कमरे से बाहर ले गया। डोरा उन्हें देखती रही। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। उसका भाई एंटनी अब पहले से कहीं ज्यादा क्रिस्टल पर ध्यान देने लगा था। क्रिस्टल को लगभग घसीटा जा रहा था। उसका शरीर नाजुक था और एंटनी ताकतवर। उसे लगा कि हैरोल्ड तो उससे बहुत बेहतर था। वो तो हमेशा उसे अपनी बाहों में उठा लेता था और उसकी बॉडी पर सिर टिकाना बहुत आरामदायक लगता था। हाँ, बस उसके सीने की मांसपेशियां थोड़ी सख्त थीं। मास्टर हैरोल्ड सबसे अच्छे थे। उसे ऐसे गुस्सैल भाई की जरूरत नहीं थी। उसका पति कहीं बेहतर था। क्रिस्टल को व्हाइट परिवार के घर से खींचकर बाहर लाया गया। जब वे फूलों की क्यारी के पास रुके, तब जाकर उसे सांस लेने का समय मिला। ये तो 800 मीटर की दौड़ से भी ज्यादा थका देने वाला था। डोरा ने भी बहुत मेहनत से उन्हें पकड़ने की कोशिश की। भैया, आप इतनी तेज क्यों चल रहे थे?
क्रिस्टल बहुत कमजोर है, आप उसे यूं तंग मत कीजिए। अगर वो गिर गई तो? क्या आप भूल गए कि माँ को उसे जन्म देने में कितनी तकलीफ हुई थी? एंटनी थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया, लेकिन जैसे ही उसने डोरा की आखिरी बात सुनी, उसका सारा स्नेह गायब हो गया। उनकी माँ की मौत क्रिस्टल के जन्म के तुरंत बाद रक्तस्राव के कारण हुई थी। एंटनी के मन में क्रिस्टल ही उसकी माँ की मौत की वजह थी। डोरा ने आगे बढ़कर क्रिस्टल का सहारा दिया। तुम ठीक हो? थोड़ा आराम कर लो। क्रिस्टल ने जानबूझकर डोरा से दूरी बनाई। सांस समेटने के बाद वो खड़ी हुई और एंटनी के पास गई। उसका चेहरा अब भी लाल था। अगर तुम्हें गुस्सा है तो जाकर कहीं और निकालो, मुझ पर मत उतारो। उसकी आंखें बड़ी और चमकीली थीं, पर उनमें न तो कोई शिकवा था, न कोई उम्मीद। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं छीना, उल्टा तुम्हारे ही परिवार ने मुझ पर एहसान नहीं, जुल्म किया है। तुमने क्या कहा? एंटनी ने गुस्से से घूरा। तुम कह रही हो कि एवांस परिवार ने तुम्हारा कुछ छीना है? अगर हमारे परिवार ने तुम्हें न अपनाया होता तो तुम ये आराम की जिंदगी कैसे जीती? क्रिस्टल ने शांत स्वर में उत्तर दिया। तो फिर मुझे आज़ाद कर दो। अब पछतावा हो रहा है? एंटनी को ये बात बेतुकी लगी। तुम खुद ही दौलत के लालच में वापस सिटी आई थी। अब इन बातों का क्या मतलब? इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गया और जोर से इंजन स्टार्ट किया, मानो गाड़ी की आवाज़ से अपना गुस्सा निकाल रहा हो। डोरा जानती थी कि वो इतना गुस्से में क्यों था। मैडम वाइट एक बेहद निर्दयी औरत थी और उन्हें क्लेयर इवांस से सख्त नफरत थी। जब भी वो उस बेचारी औरत का जिक्र करती तो एक भी अच्छा शब्द नहीं बोलती। डोरा को ये भी पता था कि एंटनी इतनी जल्दी क्रिस्टल को वाइट परिवार से क्यों ले जाना चाहता था। वो डरता था कि मैडम वाइट उस लड़की को ज्यादा सताएंगी। वो ये भाई वाला संवेदनशीलपन नहीं समझना चाहती थी। डोरा ने अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच ली। क्या खून का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता? वो खुद इवांस परिवार की पाली हुई बेटी थी और उसने तो हमेशा क्रिस्टल को सबकी नज़रों में गिराने की कोशिश की थी। डोरा ने खुद को समझाया, घबराने की जरूरत नहीं, कोई न कोई रास्ता तो मिलेगा क्रिस्टल को दूर करने का। फिर वही इवांस परिवार की अकेली शाही बेटी कहलाएगी। थोड़ा शांत होने के बाद वो क्रिस्टल के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, क्रिस्टल, नाराज मत हो। एंटनी का इरादा बुरा नहीं था। मुझे उसकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिस्टल ने कहा, लेकिन उसके लहजे में नाराजगी साफ थी। वैसे भी मैं उसे जानती तक नहीं। डोरा को लगा कि क्रिस्टल वास्तव में परेशान थी। आखिरकार वो उसका सगा भाई था। क्रिस्टल गुस्से में थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि वो एंटनी को नहीं जानती, ये लड़की अपने जज्बात छिपाना जानती थी। अध्याय 25 नई जगह, पुराना दर्द। इवांस परिवार वाइट परिवार जितना अमीर और ताकतवर नहीं था, लेकिन वो भी एक रईस और मशहूर खानदान था। उनका विला पहाड़ पर बना हुआ था और कार को ऊपर तक पहुंचने के लिए एक घुमावदार रास्ते से गुजरना पड़ा। कार के भीतर तीनों लोग चुपचाप बैठे रहे। एंटनी सबसे पहले उतरा और अपने लंबे कदमों से विला के अंदर चला गया। उसे क्रिस्टल की जरा भी परवाह नहीं थी, जो पीछे रह गई थी। साफ था कि वो अब भी गुस्से में था। विलासितापूर्ण झूमर की रोशनी ने पूरे लिविंग रूम को रोशन कर रखा था। ईवा, उनकी सौतेली माँ, वहाँ उनका इंतजार कर रही थी। सौतेली होते हुए भी वो हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करती थी, ताकि बच्चों का भरोसा और स्नेह पा सके। एंटनी को देखते ही वो जल्दी से आगे बढ़ी और चिंतित स्वर में पूछा, एंटनी, सब ठीक रहा? मैडम वाइट ने कुछ बुरा तो नहीं कहा? वो कुछ न कहे ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने क्रिस्टल को वापस ले आया। एंटनी सोफे पर बैठ गया और अपने लंबे पैर टेबल पर फैला दिए। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि माँ ने वाइट परिवार से सगाई क्यों तय की थी। ईवा कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, ये सगाई मैडम वाइट से नहीं हुई थी। तुम्हारी माँ ने हैरोल्ड की माँ से ये रिश्ता तय किया था। वे दोनों सालों से सबसे अच्छी दोस्त थी और चाहती थी कि उनके बच्चे आपस में विवाह करें। दुर्भाग्य से मैडम वाइट को हैरोल्ड की माँ बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो तुम्हारी माँ से भी नफरत करती हैं। तुम इतना गुस्सा मत करो। इवांस परिवार ने ये सब पहले ही सोच लिया था, इसलिए वे डोरा को वाइट परिवार में नहीं भेजना चाहते थे। आखिरकार हैरोल्ड की माँ की मौत हो चुकी थी और पूरा वाइट परिवार उस बूढ़ी औरत के कब्जे में था। अगर डोरा ने उस घर में शादी की होती तो उसे तो दिन रात सताया जाता। ईवा, हम आ गए। डोरा ने अंदर आते ही ईवा का हाथ पकड़ लिया और प्यार से बोली, आपको फिर हमारा इंतजार करना पड़ा। ईवा मुस्कुराई, तुम्हारे लिए इंतजार न करूं तो क्या करूं? जब मुझे पता चला कि तुम लोग वाइट परिवार जा रहे हो तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मैडम वाइट तो बहुत कठोर हैं, है ना? कहीं उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, वहाँ उस वक्त बहुत लोग थे।
वे ज्यादा कुछ नहीं कह पाए। डोरा ने कहा, अब जब मास्टर वाइट की मौत हो गई है और पूरा वाइट परिवार कमजोर हो गया है तो उन्हें थोड़ी शालीनता तो रखनी ही होगी। ईवा ने राहत की सांस ली और नौकरानी को आदेश दिया, मैंने सूप बनाया है, जरा सूप लेकर आओ। डोरा, तुम और तुम्हारे भाई सूप पी लो। नहीं, मैं नहीं लूंगी, मैंने बहुत वजन बढ़ा लिया है, अब तो कपड़े भी ठीक से नहीं आते, डोरा ने नखरे करते हुए कहा। दशकों से एवांस परिवार की यही रीत रही होगी, आपसी अपनापन, गर्मजोशी। लेकिन क्रिस्टल को वहां खड़े खड़े लग रहा था कि वो एक अजनबी है, एक खोए हुए पिल्ले की तरह। जब ईवा की नज़र क्रिस्टल पर पड़ी तो उसका चेहरा ठंडा हो गया। क्रिस्टल, तुम्हारे पिताजी ऑफिस गए हैं, कल वो तुम्हारा नाम परिवार की वंशावली में जोड़ देंगे, अभी तुम अपने कमरे में जा सकती हो। क्रिस्टल ने बस एक छोटा सा हाँ कहा। डोरा आगे बढ़कर बोली, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। मुझे डर है कि कहीं तुम रास्ता न भूल जाओ। तभी एंटनी अचानक खड़ा हो गया और क्रिस्टल तथा डोरा दोनों की ओर तीखी नज़र डालते हुए बोला, मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। डोरा के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई, उसकी आंखों में ईर्ष्या की चिंगारी जल उठी, लेकिन चेहरा अब भी मधुर और कोमल था, जैसे वसंत की हवा। अच्छा एंटनी, अब तुम फिर गुस्सा मत करना। क्रिस्टल बहुत डरी सहमी रहती है, कहीं वो रो न पड़े। ईवा ने डोरा के शब्दों का छिपा हुआ अर्थ पकड़ लिया और पूछा, क्या दोनों में झगड़ा हुआ था? हाँ, डोरा ने हल्के अंदाज में कहा, मैं समझा नहीं पा रही हूँ। शायद अभी तक इन दोनों को एक दूसरे की आदत नहीं हुई है। एक ही घर में रहना है तो बेहतर होगा कि आपस की गलतफहमियां दूर हो जाएं। आखिर ये खून का रिश्ता है। ईवा ने कुछ देर सोचकर सिर हिलाया। पहले तो वो क्रिस्टल को लेकर सावधान रहती थी क्योंकि वो एवांस परिवार की असल बेटी थी, लेकिन अब लगता था कि एंटनी को ये बहन बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर एंटनी को ही नापसंद है तो बाकी दोनों भाइयों को भी वो स्वीकार नहीं होगी। अब ईवा को अपना रास्ता साफ दिखने लगा था, अब उसे क्रिस्टल के साथ ज्यादा सभ्यता या सम्मान दिखाने की जरूरत नहीं थी। एंटनी अपनी जेब में हाथ डाले क्रिस्टल के पास आया, अब तक गई क्यों नहीं? क्रिस्टल को उसे देखकर गुस्सा आ गया, लेकिन अगर वो उसके साथ न जाती तो रास्ता भूल जाती। थोड़ी देर सोचने के बाद वो चुपचाप उसके साथ चल पड़ी, लेकिन हैरानी तब हुई जब वे आंगन में पहुंचे और एंटनी अचानक रुक गया। अध्याय 26 अनकहे जज्बात। क्रिस्टल मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, क्या ये फिर मुझ पर गुस्सा उतारने वाला है? एंटनी का चेहरा गंभीर था। क्रिस्टल, उसका लहजा पूरी तरह सख्त था, पिछली बार जैसे वो गुस्से में चीखा था वैसा नहीं। इस बदलाव ने क्रिस्टल को भ्रमित कर दिया। तुमने मुझे बुलाया क्यों? एंटनी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम अभी बहुत छोटी हो, पैसों के पीछे मत भागो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस दौलत को भोग भी पाओगी? क्रिस्टल समझ नहीं पाई कि वो क्या कह रहा था। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब एवांस परिवार की कार सनशाइन विलेज पहुंची थी तो उसकी दादी और माँ ने लगभग उसे कार में धक्का देकर बैठाया था। उसे कोई सफाई देने का मौका ही नहीं मिला। उसे ये भी नहीं पता था कि एवांस परिवार ने उसे $15,000 में खरीदा था। इसीलिए अब सबको यही लगता था कि वो गांव की गरीब जिंदगी से भागकर अमीरी की लालच में आई थी। भले ही उसे विधवा बनना पड़े, लेकिन वो वाइट परिवार में शादी कर शानो शौकत चाहती थी। असल में क्रिस्टल को गांव की जिंदगी कभी खास अच्छी नहीं लगी। वो अपने असली परिवार में लौटने को एक नया मौका मान रही थी, लेकिन किस्मत ने फिर से उससे मजाक कर दिया। वो सब कुछ चुपचाप स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन यहाँ सब उसे डोरा से चीजें छीनने वाली लड़की समझ रहे थे। डोरा को हटाने का ख्वाब भी मत देखना, एंटनी ने कहा। मेरे भाई तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। और वो डरावना, जिद्दी पिता, भले ही वो उसके जैविक पिता थे, एंटनी को वो एक पल के लिए भी पसंद नहीं थे। क्रिस्टल ने अपने होंठ काट लिए और अपने आप को बेहद अपमानित और अकेला महसूस किया। एंटनी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, सुन रही हो या नहीं? थोड़ी ही देर में उसकी कलाई पर नील पड़ गया। छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। एंटनी ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो चौंक गया ये देखकर कि भले ही ये लड़की गांव में पली बड़ी थी, लेकिन उसने अपनी माँ की सभी खूबसूरत खूबियाँ पाई थीं। उसकी त्वचा बिल्कुल बर्फ जैसी नर्म और बेदाग थी। क्या हम बात करते वक्त तुम मुझे चोट पहुँचाना बंद कर सकते हो? तुम्हें पता भी है कि तुम कितने जोर से पकड़ते हो? एंटनी उसे झिड़कने ही वाला था कि वो बहुत झुंझलाती है, लेकिन उसकी कलाई पर पड़े नील ने उसके शब्दों की दिशा बदल दी। अब रो क्यों रही हो? चलो कमरे में चलो, मरहम लगाना पड़ेगा।
फिर उसने क्रिस्टल की कॉलर पकड़ ली और उसे खींचते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। इस पूरे एवांस परिवार में सिर्फ मैं ही हूँ जिसकी तबीयत थोड़ी नर्म है। अगर तुमने बड़े भाई से ऊंची आवाज में बात की तो वो तुम्हारा सिर ही फोड़ देंगे। क्रिस्टल की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या वो सच में इतने डरावने हैं? एंटनी का चेहरा ठंडा हो गया, जैसे कोई डरावनी कहानी सुना रहा हो। बड़े भाई का गुस्सा इंसानों वाला नहीं है, सिर्फ यमराज हेरोल्ड ही उससे मुकाबला कर सकता था। क्रिस्टल को उसकी बात गलत लगी। नहीं, मास्टर वाइट अच्छे इंसान थे। एंटनी ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गई हो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? जाओ पूछ लो किसी से। उसकी मौत से पहले जिसे भी वो दिखते थे, लोग डर के मारे कांप जाते थे। क्रिस्टल ने धीरे से कहा, वो डरावने नहीं थे। उन्होंने तो उसे खाना दिया था और कहा था कि वाइट परिवार में कोई भी उसे तंग नहीं कर सकता। सिटी डब्ल्यू में वो सबसे कोमल पुरुष थे। लोगों ने जो कहा कि वो यमराज हैं, वो तो सिर्फ एक अफवाह रही होगी। ईवा ने जो कमरा उसके लिए तय किया था वो मुख्य घर से काफी दूर था। एंटनी आगे चल रहा था और क्रिस्टल चुपचाप उसके पीछे पीछे। शायद यात्रा लंबी थी और एंटनी की टांगें भी लंबी थी। धीरे धीरे क्रिस्टल की चाल धीमी होती गई। उसे लगा मानो वो घूंघा बन गई हो। एंटनी अब पूरी तरह चिढ़ गया था। तुम इतनी धीरे चलती हो, अगर ऐसे ही चला तो कल सूरज उग जाएगा, तब पहुंचेंगे। क्रिस्टल की टांगें दुख रही थी। उसने शिकायत की, मैं तो बचपन से ही धीरे चलती हूँ। तुमने खुद ही कहा था कि मुझे ले चलोगे। अब भूख तो। एंटनी ने देखा कि वो अब चल भी नहीं पा रही थी। उसने गहरी सांस ली, फिर नीचे झुककर बोला, चढ़ जाओ। क्रिस्टल चौंक गई। तुम मुझे अपनी पीठ पर उठाओगे? एंटनी ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि लड़की थोड़ा पीछे हट गई थी। घृणा से वो तुरंत गुस्से से लाल हो गया। बैठ रही हो या नहीं? मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या मैं तुम्हें बेच दूंगा? अध्याय 27 सच्चाई के करीब। क्रिस्टल कुछ पल के लिए झिझकी, लेकिन आखिरकार वो उसकी पीठ पर चढ़ गई। उसने संदेह भरे स्वर में पूछा, तुम मुझे कहीं कोने में फेंककर पीटने तो नहीं वाले हो न? एंटनी उसका सवाल सुनकर हक्का बक्का रह गया। तुम्हें पीटने के लिए मुझे कोई कोना ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं अभी यही कर सकता हूँ। इतना सुनते ही क्रिस्टल ने दोबारा बकवास करना बंद कर दिया। जब एंटनी खड़ा हुआ तो उसे लगा कि लड़की बहुत ही हल्की है। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम हवा खाकर जिंदा हो? इतनी हल्की हो? काफी देर तक उसकी पीठ पर बैठी लड़की चुपचाप रही। एंटनी झुंझलाते हुए बोला, क्या तुम गूंगी हो? कुछ बोलोगी भी? आखिरकार क्रिस्टल ने जवाब दिया, मैंने हवा नहीं खाई, बस बचपन में कभी ठीक से खाना नहीं मिला। एंटनी ने कहा, गांव चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, खाना तो जरूर मिलता होगा, यहाँ कोई अकाल थोड़ी पड़ा था। क्रिस्टल ने अपना सिर धीरे से एंटनी के कंधे पर टिका दिया। यह एक अनोखा एहसास था। शायद भाई होना ऐसा ही होता है। भले ही वो थोड़ा झगड़ालू था, लेकिन किसी के साथ बहस करने के लिए भी कोई चाहिए होता है। अब तक तो वो सिर्फ सूअरों को चारा डालते समय कभी कभी बातें करती थी। वो कोई रंजिश पालने वाली लड़की नहीं थी। उसने अपने सारे पुराने दुख एक झटके में भुला दिए। उन्हें मुझसे नफरत थी, इसलिए खाना नहीं देते थे। एंटनी को लगा कि वो बकवास कर रही है, इसलिए उसने बात को गंभीरता से नहीं लिया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैंने आज मैडम वाइट को नाराज कर दिया। तुम्हें वहां से इसलिए ले आया क्योंकि डर था कि वो अपना गुस्सा तुम पर निकालेंगी। क्रिस्टल थोड़ा चौंकी। तुम इतने अच्छे क्यों हो? एंटनी ने नाक सिकोड़ी। क्या तुम ढंग से बोलना जानती हो? अगर पहले पता होता कि तुम इतनी झंझट हो तो छोड़ देता तुम्हें, वही उन्हें मारने देता। क्रिस्टल ने सिर खुजलाया। क्या मैडम वाइट सच में इतनी डरावनी है? वो ऐसे पूछ रही थी जैसे उसने अब तक दुनिया ज्यादा देखी ही न हो। तो क्या लगती है तुम्हें, वो औरत अपनी बहू को मरने पर मजबूर कर सकती है, और तुम तो बस एक लड़की हो, तुम्हें 100 बार मार सकती है। मैडम वाइट के 2 बेटे थे। उसकी बड़ी बहू की मौत कई साल पहले हो चुकी थी और अब सिर्फ दूसरी बहू फ्रेडा गाजिया जिंदा थी। क्रिस्टल ने सोचा, क्या वो मास्टर वाइट की माँ थी? हाँ। एंटनी अब एक घुमावदार गलियारे में चलते हुए उसे अपनी पीठ पर उठाए हुए था। उसकी आवाज रात की नमी में धीरे धीरे घुल रही थी। जब मिसेज वाइट ने आत्महत्या की, तब से पूरा वाइट परिवार अंधेरे में डूब गया। उसी वक्त से हेरोल्ड ने अपने रिश्तेदारों को पहचानना बंद कर दिया और उसका व्यवहार बर्फ जैसा बेरहम बन गया। क्रिस्टल का दिल कसक गया। बेचारे मास्टर वाइट। एंटनी का लहजा अचानक बदल गया। क्या तुम्हें वाकई में उस पर तरस आता है? हाँ, उसने बचपन में ही अपनी माँ खो दी थी। बचपन की बात छोड़ो, बड़े होने के बाद उसने न जाने कितने लोगों का खून अपने हाथों से किया।
वाइट परिवार का वारिस बनने के लिए इंसान को निष्ठुर होना ही पड़ता है। एंटनी को लगा कि वो कुछ ज्यादा बोल गया है। खैर, मैं ये सब तुमसे क्यों कह रहा हूँ? वैसे भी अब वो मर चुका है। कुछ समय बाद वे आखिरकार क्रिस्टल के कमरे तक पहुंचे। कमरा साधारण मेहमानों जैसा था, कोई खास सजावट नहीं थी। एंटनी ने एक बार फिर चेतावनी दी, जो कुछ अभी कहा है उसे याद रखना। कहीं ऐसा न हो कि मारे जाओ और तुम्हें कारण भी पता न हो। क्रिस्टल ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते थे? फिर परवाह क्यों कर रहे हो? एंटनी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। क्या लगता है तुम्हें मैं करना चाहता था? खैर, खून का रिश्ता है, इसीलिए। जो भी हो, मेरी बात याद रखना। फिर उसने जोड़ा, जब माँ मरी थी मैं तो बस चलना ही सीख रहा था। लेकिन हमारे बड़े भाई और दूसरे भाई माँ से उतना ही प्यार करते थे जितना पापा करते थे। जब डॉक्टर ने पूछा कि माँ को बचाया जाए या बच्चे को, तो पापा ने एक बार भी नहीं सोचा, उन्होंने माँ नहीं कहा। माँ ने जिद की कि वो तुम्हें जन्म देंगी और तभी से तुम जिंदा हो। एंटनी की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद के कुछ सालों तक पापा डोरा को पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब 4 साल पहले उन्हें पता चला कि हमने बच्चे बदल दिए हैं, तब भाई थोड़े शांत हो गए। लेकिन अब जब तुम इवांस परिवार में लौट आई हो, तुम्हारा यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। अध्याय 28 खोए हुए रास्ते और भूखे दिल। क्रिस्टल के मन में मिले-जुले भाव थे। लेकिन उस समय मैं तो सिर्फ एक नवजात शिशु थी। मैं ये सब कैसे जान सकती थी? एंटनी की आंखों में एक पल के लिए दुख की झलक आई। मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन ये सच नहीं बदलता कि माँ को हमने तुम्हारी वजह से खो दिया। क्रिस्टल ने अपनी नजरें झुका लीं और शांत खड़ी रही। एंटनी ने लंबी सांस ली। क्रिस्टल, मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझ सको कि अब इवांस परिवार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है। क्या तुम समझती हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्रिस्टल की पलकों में हल्का कंपन हुआ, जिससे एंटनी को लगा कि वो रो रही है। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नजरें उठाईं, चेहरा शांत था। मैं समझ गई। एंटनी के जाने के बाद वो बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। उसे सनशाइन गांव की याद आई, जहां उसकी नानी उसे अक्सर पीटती थी। उसकी माँ पास खड़ी रहती, लेकिन कभी बचाने नहीं आती। वो रोती चिल्लाती रहती, फिर भी माँ बिल्कुल बेपरवाह बनी रहती। कई बार तो उसकी माँ की मार नानी से भी ज्यादा दर्दनाक होती थी। बचपन में वो सोचती थी, दूसरी माएँ तो अपने बच्चों से प्यार करती हैं, मेरी क्यों नहीं करती? वो हमेशा मानती थी कि इस दुनिया में कोई उसे प्यार नहीं करता। लेकिन अब उसे पता चला कि इस दुनिया में कोई अगर उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, तो वो उसकी जन्म देने वाली माँ थी, जिसने उसे जन्म देने के लिए अपनी जान तक दे दी। जब वो बस नींद में जाने ही वाली थी, तभी उसका फोन बजा। रात के खाने के लिए बाहर आओ, मैसेज था। क्रिस्टल बिस्तर से उठी और फोन कॉल किया। जल्द ही एक गहरी और मोहक आवाज सुनाई दी। तुम पहचान नहीं पाई कि मैं कौन हूँ? क्या आप मास्टर वाइट हैं? इतनी रात को क्या बात है? हेरोल्ड की तरफ एकदम सन्नाटा था। वहां की हवा तक की आवाज सुनी जा सकती थी, लेकिन उसकी आवाज हमेशा की तरह अलग थी। क्या तुम भूखी हो? हाँ, मैंने रात का खाना नहीं खाया। क्रिस्टल ने अपना पेट छुआ और खुद पर थोड़ी दया महसूस की। तो फिर बाहर आओ, मेरे साथ खाना खाओ। पूरा सी फूड फेस्ट है। वो एक पल को जोश में आ गई, लेकिन अगले ही पल बिस्तर पर लेट गई। जाना तो है, लेकिन इवांस हाउस बहुत बड़ा है। मुझे याद ही नहीं कि मैं अंदर कैसे आई थी। क्या यही होता है अमीरों का जीवन? भूल भुलैया जैसा घर क्यों बनवाते हैं? क्या चोरों से डरते हैं? आस्क, छोड़ो फिर, हेरोल्ड ने कहा। लेकिन सीफूड दावत का ख्याल आते ही क्रिस्टल गिड़गिड़ाने लगी। नहीं, नहीं, प्लीज, मैं अभी आ रही हूँ। वो जल्दी से बिस्तर से कूदी, कपड़े बदले और बाहर चल दी। जब वो गार्डन पहुंची, तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। बाएं जाऊं या दाएं? क्रिस्टल ने अपना सिर खुजलाया। ये कैसा बेकार डिजाइन है? अब वो हारकर हेरोल्ड को ही फोन कर बैठी। मास्टर वाइट, मुझे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। उधर ल्यूक अपनी बंदूक साफ कर रहा था, और पास ही बैठा हेरोल्ड अचानक मुस्कुरा दिया। वो छोटी बेवकूफ लड़की इवांस हाउस में ही रास्ता भटक गई है। मैं खुद जाकर ले आता हूँ। ल्यूक को कोई हैरानी नहीं हुई। उसने सहज स्वर में कहा, ठीक है, मैं उन्हें बोल देता हूँ कि टाइम थोड़ा आगे बढ़ा दे। हेरोल्ड ने अपनी कनपटी मसली। वाकई, ये लड़की बहुत भोली है। इधर क्रिस्टल दूसरों की नज़रों से बचने के लिए एक कोने में छिपकर बैठी थी। जब काफी देर तक हेरोल्ड नहीं आया, तो वो फिर से उठी और अपनी किस्मत आजमाने लगी। घूमती रही, लेकिन हर तरफ सिर्फ दीवारें ही दीवारें। उसने कई बार थोड़ी थोड़ी निराशा से आहें भरी।
जब वो सिर झुकाए खड़ी थी तभी एक साया आंगन में कूदा। क्रिस्टल को लगा कि उसने कोई भूत देख लिया है। वो लगभग रोने वाली थी, लेकिन उस साए ने उसका मुंह बंद कर दिया। जब क्रिस्टल को उस व्यक्ति के हाथ से सिगरेट की खुशबू आई तो उसका मन अचानक रिक्त हो गया। इतनी अच्छी खुशबू! फिर उसके सिर के ऊपर से हेरोल्ड की गंभीर और रहस्यमयी आवाज आई, कहीं तुम चिल्लाने की सोच तो नहीं रही हो? अगर तुमने ऐसा किया तो एवांस परिवार यही समझेगा कि तुम आधी रात को किसी अजनबी मर्द के साथ रंगरलियां मना रही थी। अध्याय 29 दीवारें, भूख और बेकाबू दिल। जब क्रिस्टल को पता चला कि सामने हेरोल्ड है तो वो चकित रह गई। उसने सिर हिलाकर इशारा किया कि अब वो चिल्लाने वाली नहीं है। तब जाकर हेरोल्ड ने उसका मुंह छोड़ा। मास्टर वाइट, आप मुझे ढूंढ रहे थे? इतनी अचानक और डरावनी एंट्री। लंबे चौड़े हेरोल्ड ने अपनी उंगली से उसकी नर्म गाल पर हल्का सा थपका दिया। क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्रिस्टल ने हाथ उठाकर आत्मसमर्पण किया और प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे मास्टर वाइट से नाराज हो सकती हूँ? हेरोल्ड की पलकों में हलचल हुई। सामने खड़ी नखरे दिखा रही लड़की को देखकर उसे जरा भी झुंझलाहट नहीं हुई। क्रिस्टल ने दीवार की तरफ हैरानी से देखा और आह भरी। मास्टर वाइट, आपको डर नहीं लगा? इतनी ऊंचाई से कूदना, क्या ये सच में ऊंची है? जाहिर था, ये लड़की खुद बहुत छोटी कद की थी। क्रिस्टल ने सिर हिलाया। ये दीवार कम से कम 3 मीटर तो होगी। कोई कितना ताकतवर होगा जो इसे ऐसे कूदकर पार कर सके? अगर वो होती तो शायद कुत्तों के दरवाजे से ही घुस पाती। उसने धीमी आवाज में पूछा, मास्टर वाइट, क्या मुझे भी ये दीवार चढ़कर पार करनी पड़ेगी? मुझे ऊंचाई से डर लगता है। हेरोल्ड को ये लड़की बिल्कुल बेवकूफ लेकिन बेहद प्यारी लगी। इतने छोटे से शरीर से दीवार पार करना चाहती है। एवांस फैमिली की सुरक्षा तो ऐसी थी कि अगर वो दीवार चढ़ने की कोशिश करती तो अलार्म बज जाता। लेकिन उसकी मासूमियत देखकर हेरोल्ड को मजा आने लगा। तो फिर क्या करोगी? बाहर नहीं जाना है? अगर खाना नहीं खाना तो वापस चली जाओ। क्रिस्टल का पेट गुर्राया। समुद्री भोजन की दावत थी, इसे छोड़ना तो जैसे पाप होगा। असल में मैं अपनी हिम्मत को आजमा सकती हूँ ना? ही, क्रिस्टल ने नखरे से कहा। हेरोल्ड उसके इस अंदाज पर हंस पड़ा। उसने उसके गालों को फिर से चुटकी में लिया। इतनी भी हिम्मती हो तब भी इस दीवार को पार नहीं कर सकती। क्रिस्टल ने हार नहीं मानी। उंगलियों के बल खड़ी हो दीवार की तरफ देखा। नहीं, शायद मैं कोई चमत्कार कर दूं। हेरोल्ड ने उसके कंधों पर हाथ रखा, जैसे किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे को समझा रहा हो। तुम्हारे पति को नहीं लगता कि तुम कोई चमत्कार कर सकती हो? क्रिस्टल ने होंठ फुला लिए। कौन जाने, आपने मुझे कोशिश भी नहीं करने दी। तुम इतनी लालची क्यों हो? हेरोल्ड ने उसके दोनों बाजू थामकर नीचे झुकते हुए पूछा। क्या खाने के लिए भी तुम चमत्कार करने को तैयार हो? क्रिस्टल ने मुर्गी की तरह सिर हिलाया। मैं बस खाना चाहती हूँ, तो मुझसे मिन्नत करो। हेरोल्ड ने भौहें चढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो तुम्हें कुछ खाने को मिल जाएगा। क्रिस्टल के दिमाग में एक आइडिया आया। वो उंगलियों के बल खड़ी हुई और हेरोल्ड को चूमने लगी। लेकिन उसी वक्त हेरोल्ड ने अपना सिर ऊपर कर लिया, जिससे क्रिस्टल का चुंबन सिर्फ उसकी ठुड्डी पर पड़ा। रात की ठंडी हवा में उसके शरीर से उठती लकड़ी सी सौंधी खुशबू, उसमें घुली उसकी मर्दांगी की प्राकृतिक महक, सब कुछ इतना आकर्षक था कि क्रिस्टल सीधे उसके सीने से लग गई। उसे उसके कपड़ों के आर पार उसके शरीर की गर्माहट महसूस हुई। एक ऐसा आदमी जो बाहर से इतना कठोर हो फिर भी उसके रक्त में गर्मी और आकर्षण भरा हो, यही था हेरोल्ड। हेरोल्ड का एडम्स एप्पल ऊपर नीचे हुआ। उसने अपनी नजरें नीचे की और मुस्कुराया। तुम तो बड़ी चालाक निकली। क्रिस्टल का चेहरा लाल पड़ गया। ओह नहीं, मैंने क्या कर दिया? उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी हिम्मत अचानक कहाँ से आ गई। उसका चेहरा और गर्दन तक लालिमा से भर गई थी। उसकी त्वचा पहले से ही दूध सी गोरी थी, अब वो कली सी गुलाबी और नाजुक लग रही थी। हेरोल्ड की गर्म नजरें उस शर्मीली सूरत को पूरी तरह कैद कर चुकी थीं। उसने उसे हल्के से धक्का दिया और अपनी ठुड्डी को अपनी पतली उंगली से पोंछा। अब वहां क्रिस्टल की मिठास भरी खुशबू बस चुकी थी। तुम और कितना फायदा उठाना चाहती हो मुझसे? क्रिस्टल ने अपनी उंगलियां मरोड़ी। मैं आपका फायदा नहीं उठाना चाहती, बस आपको खुश करना चाहती हूँ, है ना? हेरोल्ड मुस्कुराया। अगर तुम मुझे खुश करने के लिए मेरा फायदा उठाओ तो भी मैं खुश हो जाता हूँ। ये किसने सिखाया तुम्हें? हाँ, उसने फिर क्रिस्टल की चिकनी और नाजुक ठुड्डी को छुआ। छोटी सी लड़की, लेकिन बड़ी ही बिंदास हो तुम। अध्याय 30 आंसू, दीवारें और चुपचाप बढ़ता साथ। क्रिस्टल वाकई में अब और कोई बहाना नहीं ढूंढ सकी।
हेरोल्ड ने महसूस किया कि अब छेड़ना काफी है, तो उसने रुकते हुए कहा, चलो अब, मुझे खो मत देना। क्रिस्टल धीरे धीरे उसके पीछे चल रही थी, संकोच में पूछ बैठी, मास्टर व्हाइट, क्या हम मुख्य द्वार से निकलने वाले हैं? अगर एवांस फैमिली ने आपको पहचान लिया तो? सोचिए, अगर आप न्यूज़ में आ गए तो क्या होगा? हेरोल्ड ने धीरे चलना शुरू किया और उसके पास झुकते हुए धीरे से कहा, क्या तुम भूखी नहीं हो? फिर इतनी बातें क्यों कर रही हो? असल में तो तुम्हें न्यूज़ में आना चाहिए। एवांस फैमिली की क्रिस्टल दीवार से गिरकर आधी रात को मर गई। क्रिस्टल कांप गई और अपना मुंह ढक लिया, ये जताने के लिए कि अब वो और नहीं बोलेगी। एवांस परिवार का बाग बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया गया था। हर झरोखा, हर कोना जैसे चांदी की रोशनी में काली स्याही की पेंटिंग बन गया था। दोनों कंकड़ वाले रास्ते पर चल रहे थे, तभी अचानक क्रिस्टल का पैर मुड़ गया और वो आगे की ओर गिर पड़ी, सीधा हेरोल्ड की पीठ से टकराई। हेरोल्ड सालों से मार्शल आर्ट्स और कसरत करता आ रहा था, इसलिए उसका शरीर कठोर और मजबूत था। क्रिस्टल की नाक इतनी जोर से टकराई कि उसे दर्द होने लगा। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। हु, मेरी नाक। अब तक पीड़ित को कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला और अपराधी खुद ही रोने लगी। हेरोल्ड ने उसे देखा और कहा, तुमने मुझे मारा है और पहले तुम ही रोने लगी हो। क्रिस्टल ने अपनी नाक सहलाई, उसकी आंखें लाल थीं। दर्द हो रहा है। हेरोल्ड ने मुंह के अंदर से गाल दबाया, जैसे अपनी हंसी को रोके बैठा हो। उसने धीरे से क्रिस्टल का हाथ हटाया। उसके साफ सुथरे, दूध जैसे चेहरे पर उसकी नाक अब असामान्य रूप से लाल दिख रही थी। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तुम्हारी गलती है, तुम रास्ता नहीं देख रही थी। हेरोल्ड ने उसकी मासूम शक्ल की ओर देखा। क्रिस्टल को बहुत बुरा लगा। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। मुझे डर था कि कहीं मैं पीछे न छूट जाऊं और समुद्री खाने की दावत मिस न हो जाए। इस बार हेरोल्ड हंस पड़ा। खाने के लिए तुम सच में कुछ भी कर सकती हो। अब क्या, मुझसे कहोगी कि मैं धीरे चलूं? कमाल हो तुम भी। क्रिस्टल ने जितना रोया, उसकी नाक उतना ही ज्यादा दुखने लगी। अरे बस करो। हेरोल्ड ने उसकी थोड़ी सूजी हुई नाक को देखा और थोड़ा मुस्कुरा पड़ा। अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें पूल में फेंक दूंगा। क्रिस्टल ने तुरंत आंसू रोक लिए, रोते हुए स्वर में बोली, तो फिर जरा धीरे चलिए। हेरोल्ड ने थोड़ा पीछे मुड़कर कहा, मेरी शर्ट पकड़ लो, अगर रास्ता भूल जाओगी तो मैं तुम्हें देखूंगा भी नहीं। क्रिस्टल ने अपनी छोटी छोटी दोनों हथेलियों से उसकी शर्ट कसकर पकड़ ली। दोनों उस खूबसूरत आंगन से गुजरे। चांदनी के नीचे फूलों के बीच से गुजरती दो परछाइयां आपस में मिलती सी लग रही थीं। करीब 10 मिनट चलने के बाद क्रिस्टल ने हेरोल्ड के पीछे से झांकते हुए एक दरवाज़ा देखा। उस दरवाजे के पास एक स्टाफ मेंबर सिर झुकाकर खड़ा था, जैसे उसे ऊपर देखने की इजाज़त ही न हो। इसी तरह हेरोल्ड क्रिस्टल को एवांस फैमिली के बंगले से बाहर ले आया। फिर वो स्टाफ सदस्य ध्यान से गेट बंद कर देता है। ये बैकयार्ड का साइड डोर था, स्टाफ के आने जाने के लिए बना विशेष रास्ता। इस वक्त बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वहाँ कोई और मौजूद नहीं था। पहाड़ों की रात किसी गहरी झील की तरह शांत थी। चांद की ठंडी रोशनी, हल्की सी हवा और फूलों की भीनी खुशबू, सब कुछ जैसे जादुई माहौल बना रहे थे। हेरोल्ड आगे बढ़ा और कुछ ही देर में एक काले रंग की मेबैक कार दिखाई दी। अंधेरे में किसी शिकारी जानवर की तरह छिपी हुई, अपने मालिक का इंतजार कर रही थी। शुभ संध्या, मैडम। ल्यूक कार के पास खड़ा था और हमेशा की तरह आदरपूर्वक दरवाज़ा खोला। ओह, हेलो। एवांस परिवार से बाहर निकलते ही क्रिस्टल की मूड काफ़ी बेहतर हो गई थी। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही हेरोल्ड ने उसे स्वाभाविक अंदाज में कार के अंदर खींच लिया। क्रिस्टल नाराज हो गई। उसने होंठ फुलाए और हेरोल्ड को घूरा। वो थोड़ी गुस्से में थी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। हेरोल्ड ने अपनी जेब से सिगरेट का डिब्बा निकाला। एक सिगरेट मुंह में डाली लेकिन जलाया नहीं। फिर उसने क्रिस्टल की ओर देखा और पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।